आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कोई भी एक नाम याद रखो। आयोनाइजेशन एनर्जी कल हमने बात की थोड़ा आयोनाइजेशन प्रोसेस के मुताबिक। यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने बताया था कि कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन प्रोसेस। उसमें यूजुअली जो मेटल्स होते हैं दे विल लॉस इलेक्ट्रॉन और दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू, यूजुअली किसको देते हैं? नॉन मेटल्स को। तो वहां पर हमें क्या बनता था? कैटायन बनता था। अगर अब एक एग्जांपल से कोई भी एक मेटल एटम या कोई भी एटम होगा, तो उसमें से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी नीड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो उस टाइम अगर यहां से इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, व्हाट विल गेट M positive plus 1 electron। समझा? दिस सिंपल एन आयोनाइजेशन प्रोसेस। अब चूंकि ये क्या है, ये वाला RE और आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस सिंपली द अमाउंट ऑफ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, that is known as ionization energy। that is known as ionization energy। ये वजह कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, IE1, this will stand on क्या है? ionization energy और ionization potential और enthalpy। तो कितनी एनर्जी लगेगी? ये वाला। तो remove the electron from किस से? gaseous atom से, so that it will be converted into किस में? cation। that amount of energy is known as क्या? नहीं, that is known as ionization energy। तो उसी को हम कहते हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल भी कहो, क्योंकि पोटेंशियल कितना जरूरत लगेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी, एक्चुअली दिस इज एन अमाउंट एनर्जी। एनर्जी का दूसरा नाम ही है क्या? एंथैल्पी। लेकिन जब यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अगर हम इससे हम दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दिस मेटल और कैटायन, तो यहाँ से ये थोड़ा ये डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो बढ़ गए, that increased by 1। क्योंकि अभी अगर हम किसी एक एग्जांपल ले लीजिए, से वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एल्युमिनियम। किसकी? एल्युमिनियम मेटल की हम एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो इसके लिए जो एनर्जी है से IE1 एनर्जी एक लग रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले है क्या? याद है किसी को? बताओ, याद नहीं है? 13 है ना? तो इसके पहले शेल में कितने हैं? 2। फिर सेकंड में कितने हैं? 8। और लास्ट में कितने होंगे? 3। तो दैट मींस इसके लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3। जब आप एक निकालने की कोशिश करोगे, एक निकालोगे, सो दिस विल बी कन्वर्टेड, एक आप यहाँ से निकालो, बिकॉज ऑफ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी। आप जब आप दोगे एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्डेड होगा किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ, वो वाला निकल जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट वी विल गेट क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्या बनेगा? मोनोवैलेंट पॉजिटिव प्लस वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जरा देखो, इसके लिए अगर हम देखेंगे कितनी एनर्जी लगती है, ये जो IE1 है ये कितना है? IE1 एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दैट इज 576 किलो जूल्स पर मोल लगती है। लेकिन अगर आप यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करो, किससे? एल्युमिनियम मोनोवैलेंट पॉजिटिव से। अब जरा बताओ, उस एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? आप क्या होगा? से यहां पर हमें एनर्जी IE2 लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें यहां से निकालना है,
अब बताओ इस वक्त जो वैल्यू होगा किसका, IE2 का, वो पहले इस IE1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब देखो, अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से पहले 13, अब इसमें कितने रह गए 12, इसमें हम 12 इलेक्ट्रॉन्स, साथ ही इसमें कितने प्रोटॉन्स है 13। अब यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स है? प्रोटॉन्स बराबर है कितने 13, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है? डिक्रीज बाय 1, बट उसकी वजह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1, दैट इज इंक्रीज्ड बाय। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर थे 13 प्रोटॉन्स पर 13 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर क्या है 13 प्रोटॉन्स पर है 12 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज व्हाई कि न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। अब अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो दैट विल बी ए बिट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। सो इसकी वजह से अगर यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, Al डाइवेलेंट पॉजिटिव प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो आपको इस वक्त इसका जो वैल्यू है IE2 बता कितना होगा? कोई बता सकता है कितना हो सकता है? ये जो है दैट इज 1816 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियर चार्ज एक यूनिट से बढ़ जाता है उसकी वजह से अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकालना है, so that is very difficult to provide this much of energy to remove the electron from this aluminum at the time। तो इसीलिए जो IE2 का वैल्यू है वो ज्यादा होगा किससे? IE1 से। लेकिन अगर आप इसको अल्युमिनियम ट्राइवेलेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स अगर आप चाहोगे थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे IE3, जरा बता IE3 का वैल्यू अब क्या होगा? लेट्स सपोज कि यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू अल्युमिनियम ट्राइवेलेंट पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन IE3 का जो वैल्यू होगा वो कितना लग रहा है आपको होगा? बता सकता है कोई? तो दैट इज approximately 2758 kilojoules per mole. So this is very difficult or impossible to provide this much of energy. इतनी एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हो तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब क्या अगर आप स्टेप वाइज इसमें साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, बट जब आप स्टेप वाइज तो अब होगा क्या, जो वैल्यू होगा किसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वो बढ़ता जाएगा। तो अब सक्सेसिव स्टेप्स में क्या होगा, वैल्यू ऑफ एनर्जी विल इंक्रीज, और ये डिफिकल्ट होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकें। तो दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल। अब सक्सेसिव क्या है? The amount of energy required to the successive steps one after another to remove the electrons from किसी भी एटम या किसी भी इस मेटल से, तो उस टाइम जो एनर्जी इन सक्सेसिव स्टेप हमें लगेगी उसका नाम क्या देते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा बताइए इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? IE। so that means जो लास्ट वाला होता है IE3 is always higher than that of IE2 से, which in turn is higher than that of IE1। so that is why कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला या 2 या 3, उसके बाद ये मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते। so that is why कि हम किसी भी एलिमेंट्स में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, लेकिन 3, 4 या 5 नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो आई बढ़ जाता है वो काफी बढ़ जाएगा, 4 और 5 पर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दैट मींस इट विल बी इम्पॉसिबल टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम और मेटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कौन सा फैक्टर इसमें है जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो उसमें कौन सा फैक्टर है? फर्स्ट वन इसमें है साइज ऑफ एन एटम,
हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने इसकी बात की, लेकिन साइज का जो इफेक्ट है वो क्या रहेगा इस पर। सी, मैंने पहले ही बताया कि जब हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, जो साइज है साइज डिक्रीज, जो कि साइज क्यों डिक्रीज होता है उसमें एक कारण है न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट विल इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स जो है दे विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द पीरियड सेम रहते हैं। उसकी वजह से जो चार्ज बढ़ता है साइज को क्या होगा, साइज विल बी डिक्रीजिंग, और साइज डिक्रीज हो जाएगा। जब साइज डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज जैसे डिक्रीज जितना हो जाएगा उतना वैल्यू किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का बढ़ जाएगा। तो दैट मींस with the decrease in the size, with the decrease in the size value of IE increases, value of IE will increase। जितना साइज कम हो जाएगा उतनी ज्यादा क्या लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो इसके कारण है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, अगर आप अलोंग द पीरियड देखोगे थर्ड पीरियड में या सेकंड पीरियड में राइट साइड में जो है फ्लोरिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वहां से मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। क्यों? क्योंकि उसका उनका जो साइज होगा वो काफी कम होगा। तो दैट इज व्हाई कि उनमें ज्यादा होगा किसका वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो दैट इज व्हाई कि द डिक्रीज इन द साइज वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। और वाइस वर्सा व्हाट विल हैपन टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, जब साइज क्या बढ़ जाएगा, अगर साइज बढ़ जाएगा उस टाइम क्या होगा, साइज जितना बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स विल बी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो हमें क्या लगेगी उस टाइम, कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। दिस फर्स्ट पैटर्न। अब सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर और इफेक्टिव चार्ज। हाँ, सिंपली दी चार्ज जो है, चार्ज जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा या न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितने ज्यादा हमें क्या होंगे प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन रहेगी किस पर, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स कि जब बढ़ जाएगी उसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो भी क्या बढ़ जाएगी। समझा रहे हैं? अब अगर हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, क्या लगा है आपको, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि साइज भी क्या होता है, कम होता है, और साथ ही जो चार्ज है चार्ज क्या बढ़ रहा है। हाँ, इसको क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो दैट मींस इसीलिए हमें अगेन ये डिफिकल्ट है कि आप किसी भी नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालो। So that is why कि the increase in the value of this nuclear charge, the value of किसका, ionization energy will also increase, also increase। हालांकि डाउन द ग्रुप उसमें उसकी हम बात करेंगे इसमें वेरिएशन में। Now the third character, third factor इसका क्या है, that is third one is स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है एक और पैरामीटर, कल मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मैंने बोला था कि जितने भी नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, और दूसरा ये है कि दे विल क्रिएट अ बैरियर और स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से जो चार्ज होगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट विल डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगी उन पर न्यूक्लियस का ज्यादा ये नहीं रहेगा असर, और जो अट्रैक्शन होगी किसकी, न्यूक्लियस की, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से जब ज्यादा नहीं रहेंगी, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ होंगे,
That will be far away from the nucleus now. तो उस टाइम जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? ज्यादा लगेगी आपकी कम? अब कम लगेगी क्या? आयनाइजेशन एनर्जी उस टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने की, क्योंकि जितना दूर होगा किससे? न्यूक्लियस से आप अट्रैक्शन क्या होगी? कम न्यूक्लियस की उस पर, that will become easy to remove. तो that is why कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है that will decrease. समझ आ रहा है? So with the increase in किसका? With the increase in स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग का आंसर मैंने बोला था, स्क्रीनिंग इफेक्ट IE वैल्यू को क्या होगा? इंक्रीज इन दिस सिग्मा IE वैल्यू सुनोगे? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट इज सिंपली द electrons are the shells present between the nucleus and the outermost shells are shifted or penetrated towards the nucleus. Penetrated towards the nucleus or shifted towards the nucleus. Or simply when these electrons or the number of shells are shifted from this outside to the inwards, outside to the Inwards. or towards the nucleus. That is known as penetration effect. That is known as that means is simply the slight shift towards the nucleus of an atom. तो वही है क्या? penetration effect. लेकिन penetration effect किसमें ज्यादा होगा? penetration गवाह बेईमान penetration effect उसी में ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा नजदीक किसको होगा? न्यूक्लियस को. Yes, sir. समझ आ रहा है? जितना ज्यादा का है नजदीक न्यूक्लियस अकॉर्डिंगली आसान तमसी क्या ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट. अब न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? एस सबसेल है, फिर पी डी और एफ. अब न्यूक्लियस के क्लोज में कौन है? एस, उसके बाद पी. सो दैट इज व्हाई एस को होगा ज्यादा क्या? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट फॉलोड बाय पी और डी. और यही ऑर्डर किसके साथ है? स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ. समझा? तो तनु मतलब और युसिता ज्यादा आज को न्यूक्लियस को बोलूं तो इसका ज्यादा न्यूक्लियस क्या? अट्रैक्ट. समझा? तो इन साथ में ज्यादा अट्रैक्ट तो उसका है वैल्यू ऑफ दिस आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज. क्या होगा उस टाइम? क्या लगेगा? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी कि कम होगी? क्योंकि न्यूक्लियस की काम क्या है? अट्रैक्ट. ये साथ ये कैसे को नहीं हुआ न्यूक्लियस. तो उस टाइम क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दिस जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा उतना वैल्यू किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का भी बढ़ जाएगा. वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी along the period and down the group. First we will consider variation along the period. हाँ जरा अब बता क्या होगा along the period. इस आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा? अगर आप if you will move from left to right in the periodic table, what will happen to this आयोनाइजेशन एनर्जी को? क्या होगा? हाँ बता, कोई बता सकता है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? वाई? रीजन क्या होगा? दो रीजन है इसमें. क्या क्या है? एक है साइज को क्या होगा? साइज विल डिक्रीज. और दूसरा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. तो राइट जाओगे. एक चीज है कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है और साइज जो है वो कम हो जाता है. बट एक दो जगह ऐसी हैं जहां पर इसका वैल्यू अब्रप्टली ज्यादा बढ़ जाएगा. अब्रप्टली ज्यादा बढ़ जाएगा. वो कौन कौन सा है? एक है बेरिलियम और दूसरा जो है दैट इज नाइट्रोजन. दूसरा है कौन सा? नाइट्रोजन. अब बेरिलियम में आप देखो इसका क्यों बढ़ रहा है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है. तो इसके पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में क्या है? 2. तो दैट मींस इसके दोनों शेल कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल. और अब हम देखेंगे किसकी? नाइट्रोजन 7 है. तो 2 एंड कितने हैं? 5. अब जरा इसकी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1.
अब इसके जो इसका P सबशेल है, दैट इज पार्शियली फिल्ड। इसका जो P सबशेल है वो क्या है? पार्शियली। और इसकी क्या है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने बोला था एक बार, अगर किसी ने सुना होगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, और जिसकी वजह से अगर आपको याद है हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड मैंने बताया था, हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड सुना मुझे तब होता है, मैंने उसके साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएट होती है। और यही कारण यहाँ के जिस पी ऑर्बिटल ये क्या है? पार्शियली फिल्ड है, तो इसकी वजह से इसकी क्या है? ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी जिसकी होगी उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ ही जाएगा, इससे तो ज्यादा क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉन का हम तो दैट इज व्हाई इसका वैल्यू क्या है? ज्यादा है। किसका? नाइट्रोजन का। अगर हम यहाँ से निकालेंगे कोई एक इलेक्ट्रॉन या बेरिलियम से, क्योंकि जहां पर फील्ड है यहाँ पर पार्शियली फील्ड है, सो यहाँ पर क्या है? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको याद है मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा एक्सचेंज, यहाँ पर होगा एक्सचेंज। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पोजीशन अपन एक्सचेंज करेगी और ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, और साथ ही ये इसके साथ भी करेगा और ये भी दोनों करेंगे। समझ आ रहा है? तो दैट इज व्हाई कि इसमें क्या होगा? एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये वाला एक फैक्टर है, यहाँ मैं भूल गया था। अब जब भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो यही रीजन है कि इसकी भी बढ़ जाती है और नाइट्रोजन की भी बढ़ जाती है क्या? एनर्जी। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप जरा बताओ, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होगा? You will move from top to bottom in the periodic table, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्यों? एक मैंने भी बोला था कि हाँ साइज जो है साइज विल इंक्रीज, और दूसरा रीजन है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। थर्ड रीजन क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक, तो उसकी वजह से भी क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। सॉरी क्या होगा? कम होगा। समझ आ रहा है? सो दैट मींस अब लेफ्ट टू राइट जाओगे ये इंक्रीज होगा, ये और डाउन द ग्रुप आओगे तो इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज। किसका वैल्यू? किसका? आयोनाइजेशन। इस बेस पर क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है और टॉप पे बॉटम आप आ जाओगे तो ये कम हो रहा है। अब इसका मतलब है कि जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है उसमें अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का राइट साइड में, क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है कहाँ? राइट डायरेक्शन में। तो उसमें जो टॉप पर होंगे वही होंगे क्या? जिसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब उसके टॉप पर कौन सा है? हीलियम है ना? तो या इसमें हेलोजन्स है। अब क्या है? हेलोजन से भी ज्यादा किनकी है? इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जरा आप देखो, कोई भी एक देखो। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। तो दैट मीन्स इसके पहले शेल में कितने हैं? और इसका ये पहला भी है लास्ट में बुझा रहा है? तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट शेल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड और ये क्या है? स्टेबल। ये सो दैट इज व्हाई इसका जो वैल्यू होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। अगर हम इसके बाद देखेंगे नियॉन है, नियॉन भी क्या है? इनर्ट गैस, उसका भी लास्ट शेल क्या होगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा। यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किनकी है? इनर्ट गैसेस की है। इनर्ट गैसेस। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे वो ग्रुप 17 हेलोजन्स की होगी, हेलोजन फैमिली उसकी होगी। तो यही वजह है कि जो सबसे ज्यादा जिनकी इलेक्ट्रॉन ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कहां पर है? राइट साइड। पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 18 और इनर्ट गैसेस। इनर्ट। अब अगर मैंने बता दिया यहां से कि सबसे ज्यादा जिनकी होगी, अब आप बताओ सबसे कम किनकी होगी? वो कहां पर होंगे?
लेफ्ट साइड में होंगे, और जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी वो कौन सा होगा? हाँ बताओ, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है? इसकी एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि जो सबसे कम जिसकी एनर्जी होगी वो कहां पर होगा फिर पीरियोडिक टेबल में? टॉप पर होगा, लेफ्ट साइड या बॉटम में होगा? टॉप पर नहीं होगा, टॉप बॉटम क्या होता है? डिक्रीज। तो अब कहां पर होगा? नीचे होगा। समझ आ रहा है? तो यही वजह है कि सीजन की अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी।